हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो हम लोगों के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तो रिलेटेड है ही, साथ से साथ हम लोगों के इन्वायरमेंट और हम लोगों की लाइफ से भी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, सोचो दोस्तों, हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं और उसके चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो जो गैसों का आवरण है वो हम लोगों के लिए सुरक्षा कवच का भी काम करता है। अब कहोगे सुरक्षा कवच का काम कैसे करता है? जो हम लोगों का गैसों का आवरण है वो सुरक्षा कवच का काम इस तरीके से करता है कि हम लोगों के अंतरिक्ष से आने वाले विभिन्न उल्कापिंड जो लगातार आते रहते हैं, ठीक है, जब वो हम लोगों के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उल्कापिंड जो आते हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि एयर के फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाती है और वो जलने लगते हैं। जलते 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 जब तक पृथ्वी की सतह पे पहुंचते हैं तब तक वो राख बन जाते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पे टकरा नहीं पाते हैं, जिससे हम लोगों की पृथ्वी और हम लोग क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हम लोगों के पर्यावरण में एक और लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी लाइट को रोकती है, यूवी रेज को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अब सोचो दोस्तों, अगर ये हम लोगों का जो आवरण है, पर्यावरण है, यानी कि सुरक्षा कवच है, ये एकदम से हट जाए, जो सुरक्षा कवच है वो क्या हो जाए, एकदम से हट जाए या उसमें कहीं कहीं छेद हो जाए तो क्या होगा? तो हम लोगों का जीवन पृथ्वी पर लगभग ना के बराबर रह जाएगा और कुछ ही दिनों में संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसी ही एक घटना देखी गई थी 1980 के दशक में, जब हम लोगों के आवरण में छिद्र हो गए थे। जब हम लोगों के आवरण में छिद्र हो गए थे, हम लोगों के आवरण में एक लेयर हमने बताई, कौन सी होती, ओजोन लेयर, उसमें छिद्र हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझ रहे हैं। मैं किस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ? ओजोन होल। जी हाँ, ओजोन होल। तो आज हम लोग ओजोन होल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देखेंगे कि ओजोन होल के बनने के क्या कारण थे, ओजोन होल होने से हम लोगों की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़े और ओजोन होल की रोकथाम के लिए विभिन्न देशों की सरकारों ने क्या क्या उपाय किए। उससे पहले जान लेते हैं कि ओजोन क्या होता है। ठीक है, ओजोन एक क्या होती है, जहरीली गैस होती है जो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है तथा उसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है? O3। जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और ये जहरीली होती है, लेकिन इसका हम लोगों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहते हैं और जो भाग कहलाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। वहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन इतनी कम है कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक और स्फेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो मेन ओजोन की कंसंट्रेशन वहीं पे होती है और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही मेन ओजोन लेयर होती है। जो ओजोन लेयर है वो हम लोगों को सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी लाइट कितने प्रकार की होती है? अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती है। अल्ट्रावायलेट रेज ए, यूवी लाइट बी और यूवी लाइट सी। तो जो ओजोन लेयर है वो बी और सी किरणों को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती, वापस कर देती है। सिर्फ ए वाली जो हम लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती वही पृथ्वी पे आती है। ठीक है, और जब ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था तो क्या बी और सी भी आने लगी थी, तो उसके क्या इफेक्ट हुए वो बाद में बताएंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ओजोन लेयर में होल होने के क्या क्या कारण थे। ठीक है, थोड़ा इतिहास से पीछे से चलते हैं। ये बात है 30s की, यानी कि आज से लगभग 90 साल पहले की बात है, जब एक ऐसा केमिकल खोजा गया था जिसको मिरेकिल केमिकल का नाम दिया गया था। जिसको किसका नाम दिया गया था? मिरेकिल केमिकल। ठीक है, वो हम लोगों के रेफ्रिजरेटर में, एसी में, स्प्रे कैन में आदि सब में यूज होता था। एसी और रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के रूप में यूज होता था, जिसको क्या कहते थे, CFC। क्या कहते थे? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कह देते थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि कार्बन से क्या, क्लोरीन भी जुड़ा हो और फ्लोरीन भी जुड़ा हो, यानी कि जो एल्केन होते हैं उनके एच हटा के हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ देते थे तो हम लोगों के क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते थे। ये कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के, CFC11 और CFC12। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्या कहते थे? फ्रेयान 11 और फ्रेयान 12। ये एक होता था CFCl3 और एक होता था CF2Cl2। तो इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगा तो कंपनियाँ इनको खूब बनाने लगी कायदे से, और ये वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो गए। और ये मिरेकिल क्यों कहे जाते थे? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि 100 ईयर तक हम लोगों के ट्रोपोस्फेयर में रहते थे, डिकम्पोज नहीं होते थे। लेकिन 100 ईयर तक ट्रोपोस्फेयर में ही रहेंगे ऐसा तो है नहीं, गैसें हैं ऊपर भी जाएंगी।
तो ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते थे, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाते थे। कहाँ पहुँच जाते, स्ट्रेटोस्फेयर में। जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचते थे वहाँ पे जब लाइट पड़ती थी इन पे, वहाँ पे लाइट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जब लाइट पड़ती थी CFC मालिक्यूल पे, तो CFC मालिक्यूल क्या हो जाते थे, डिकम्पोज होने लगते थे और क्या बनाते थे, Cl फ्री रेडिकल। देखिए कैसे रिएक्शन होती थी। यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री आपको बता दे रहे हैं कि ओजोन लेयर में CFC कैसे काम करता था। ओके, देखिए क्या लेते थे, CFC मालिक्यूल H पड़ता था, CfCl3 ये CFC मालिक्यूल है हमारा। इस पर जब सनलाइट पड़ती थी तो क्या बना देता था, एक Cl फ्री रेडिकल बना देता था और साथ में क्या बना देता था, CfCl2 फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल ओजोन मालिक्यूल से रिएक्शन कर लेता था। किससे रिएक्शन कर लेता था, ओजोन मालिक्यूल। तो इसके पास 3 O थे, एक O इससे जोड़ा जाता था तो ClO फ्री रेडिकल बनता था, साथ में O2 मालिक्यूल फ्री हो जाता था, यानी कि ऑक्सीजन और O फ्री रेडिकल बनता था। ये ClO फिर से रिएक्शन करता था किसे, एक O फ्री रेडिकल से, तो ये O और ये O क्या बना देते थे, O2 बना देते थे और साथ में क्या फ्री हो जाता था, Cl फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल फिर से O3 मालिक्यूल से रिएक्ट करता था तो फिर से क्या बनता था, ClO फ्री रेडिकल बनता था और O2 फ्री हो जाता था। इस प्रकार फिर से यही O से रिएक्शन करके और बार बार Cl फ्री रेडिकल मिल रहा था और O3 मालिक्यूल को डिकम्पोज कर रहा था। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि O3 के डिप्लीटेशन का मेन कारण क्या है, CFC का मालिक्यूल और उससे प्रोड्यूस हो रहे Cl के फ्री रेडिकल। फिर हम लोगों के साइंटिस्टों ने देखा कि जो एक CFC का मालिक्यूल है या एक Cl का जो मालिक्यूल है, एक Cl फ्री रेडिकल है, वो लगभग 1 लाख O3 मालिक्यूल को नष्ट कर रहा था। कितने मालिक्यूल को नष्ट कर रहा था, 1 लाख मालिक्यूल को नष्ट कर रहा था। ठीक है, जिसके कारण अटलांटिका और USA और नॉर्थ यूरोप के ऊपर ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन में, ओजोन लेयर में जो ओजोन गैस थी उसकी कंसंट्रेशन में काफ़ी कमी आ गई थी। अंटार्कटिका के ऊपर लगभग 40% की कमी आ गई थी और USA उसके ऊपर लगभग 8% की कमी आ रही थी। तो वहाँ पे हानिकारक UV रेज अंदर आ रही थी, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप की जो घनी आबादी वाले क्षेत्र थे वहाँ पर लोगों में स्किन कैंसर के केस बढ़ रहे थे, यानी कि हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई स्किन कैंसर रोगी मिल रहा था। तो सब लोग बहुत परेशान, कैसे क्या इसकी रोकथाम की जाए। तो प्राइम सस्पेक्ट क्या पता चल गया कि इसमें CFC मालिक्यूल जिम्मेदार है। तो एक मॉन्ट्रियल में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें 54 देशों ने साइन किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें 20वीं शताब्दी के अंत तक 50% CFC के उत्पादन में 50% कमी करने का सुझाव दिया गया। लेकिन ये सुझाव काफ़ी नहीं था दोस्तों, और ओजोन का जो डिप्लीटेशन था वो लगातार बढ़ रहा था। ओजोन का जो डिप्लीटेशन था वो लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी ने सुझाव दिया कि CFC के उत्पादन में अब 50% की बजाय 85% की कमी कर दी जाए। लेकिन जब 85% की कमी कर दी गई है तब भी इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। 1992 में जापान के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 1981 से 1991 के बीच जो ओजोन होल था उसमें 13 गुना की ज़्यादा वृद्धि हो गई, यानी कि ओजोन होल और बड़ा होता जा रहा था। यानी कि जितना USA का एरिया है उससे लगभग कितना 13 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, उससे कितना गुना ज़्यादा बड़ा हो गया, 13 गुना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, तो फिर जून, ये पता उन्होंने जून 1992 में लगाया था। तो अगस्त 1992 में लंदन में एन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC के उत्पादन में 100% बैन कर दिया गया, यानी कि CFC का उत्पादन पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो कंपनियां CFC बना रही थी वो तो सब बंद होने जा रही थी, वो क्या करें। तो उन्होंने CFC के एक सबस्टिट्यूट्स, वैज्ञानिकों ने CFC का एक सबस्टिट्यूट्स खोजा जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HCFC, ये खोजे। ये क्या करते थे, ये डिकम्पोज हो जाते थे हम लोगों के ट्रोपोस्फीयर। इनमें क्या H और C बॉन्ड होता था, ट्रोपोस्फीयर में जो OH का फ्री रेडिकल होता था उससे रिएक्शन कर लेते थे, जिससे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रोपोस्फीयर में डिकम्पोज हो जाता था और स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं पहुंचता था, जिसके कारण वहां पर ओजोन का डिप्लीटेशन नहीं हो पाता था। लेकिन मेन रीज़न सिर्फ यही नहीं था CFC। जैसे अंटार्कटिका के ऊपर पोलर वर्टेक्स पाया गया था, वहाँ का जो ज्वालामुखी था उसमें विस्फोट का कारण भी ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन का, और सर्दियों में ज़्यादा होना, बसंत ऋतु में ज़्यादा होना, बहुत से और रीज़न भी पाए गए थे जिसके कारण वहाँ की ओजोन लेयर में कमी आ रही थी। लेकिन मेन प्राइम सब्जेक्ट था CFC। ठीक है,
तो ये जब HCFC बना है जिसके कारण ओजोन लेयर के डिप्लीटेशन में कमी आई और फिर धीरे धीरे देखा गया कि 2017 और 18 फिर 2060 तक ये पाया गया कि ओजोन लेयर में जो छिद्र है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।